अगर मुझे अगर अपन को एल्कीन्स गिवन है ना, तो इनको अपन रिएक्ट करेंगे NiH2 से, इसको अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, या फिर प्लेटिनम H2 से, या फिर पैलेडियम H2 से। तो ये तीनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, या तो ये यूज करेंगे, या फिर अपन प्लेटिनम H2 यूज करेंगे, या फिर पैलेडियम H2 यूज करेंगे। इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे तो दे विल गेट कन्वर्ट इनटू एल्कीन प्रोडक्शन में। इन तीनों में से सबसे अच्छा पैलेडियम होता है, फिर प्लेटिनम होता है, और फिर निकल होता है। मतलब जो रिएक्शन निकल देगा वो प्लेटिनम तो देगा ही देगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि पैलेडियम जो होता है दैट इज अ वेरी गुड हाइड्रोजन एब्सॉर्बेंट। मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब 1 मोल इसके 7 मोल तक एब्जॉर्ब कर लेगा। इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कि इस प्रोसेस को एक नया नाम देते हैं, ऑक्लूजन। ये आपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा। The process of adsorption of hydrogen on the surface of the colloidal palladium. Palladium is called occlusion process, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सबसे अच्छा reducing agent होता है colloidal palladium, राइट? सबसे अच्छा reducing agent होता है colloidal palladium, जो अपन को पढ़ना होता है, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अगर अपने पास गिवन है, कौन सा हाइड्रोजन नहीं पढ़ाया? हाइड्रोजन पढ़ाया होगा ना, क्यों नहीं पढ़ाया होगा? तो हाइड्रोजन अपने आप पढ़ लेना, उसमें क्या है, तो जरूरी थोड़ी है। हाइड्रोजन मतलब अब सारे ही चैप्टर्स वहां पढ़ाए जाते हैं जहाँ जो मतलब इंटीग्रेटेड वगैरह बैच वाले बच्चे होते हैं। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बाकी चैप्टर में तो आ ही जाता है ना, कुछ अल्कली मेटल में आ जाता है, कुछ और आ जाता है, इस टाइप से आ जाता है। अभी देख लेना, अभी बच्चों को पढ़ा दिया मैंने इस साल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी खत्म हो गया उनका, आईपैक नेमिंग भी खत्म हो गया, तो अपन देखेंगे। तो एल्कीन को कन्वर्ट करेंगे, पहले फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अपने पास ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसे लिखा हुआ है NiH2 तो इसको अपन कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना? दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जब भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिखा होगा मतलब इनमें से किसी एक से रिड्यूस कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, ब्यूटेन बना देंगे, दिस विल बिकम ब्यूटेन। अब अगर मैं इसको ऐसे रिएक्ट करवाता हूँ, सपोज मुझे ऐसे भी डबल बॉन्ड CH, और मैं इसको NiH2 से रिएक्ट करता हूँ, या प्लेटिनम H2 से रिएक्ट करूंगा, या पैलेडियम H2 से रिएक्ट करूंगा, तो मैं कहूंगा नो रिएक्शन। हाँ, नो रिएक्शन क्यों? रिएक्शन करो ना, डबल बॉन्ड है तो विल राइट लाइक दिस, दिस इज द रिएक्शन CH2 CH3। Aromatic stabilized double bond do not reduce. Stabilized double bond do not reduce easily. Do not reduce. ठीक है ना, वो रिड्यूस नहीं होंगे एरोमेटिक स्टेबलाइज। लेकिन अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, मैं इसको NiH2 लिखता हूँ, या प्लेटिनम H2 या पैलेडियम H2 एटलीस्ट, मतलब मुझे यहाँ पर या तो हीटिंग का साइन लिखा हो या फिर 200 डिग्री से डिफरेंट देना होता है, तो फिर उस केस में मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, फिर मैं एरोमेटिक स्टेबलाइज डबल बॉन्ड रिड्यूस कर लूंगा। तो टेम्परेचर देना कंपलसरी होगा, तो फिर मैं एरोमेटिक स्टेबलाइज डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दूंगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। सो लाइक दैट वी कैन। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई अपन को गिवन है, दैट इज सपोज कहेंगे अपन कि हमारे पास मतलब वी आर गिवन लाइक दिस, ऐसे मेरे पास ऐसे गिवन है, और अगर अपन को सपोज करते हैं ऐसे गिवन है, और इसमें अपन से कहा जाए कि भाई इसमें मैंने ना 1 मोल H2 ऐड किया, तो फिर अपन इसको ऐसे बना सकते हैं 1 मोल H2, ऐसे बना सकते हैं, एक रिड्यूस कर देंगे। अगर इसमें लिखा 2 मोल H2 से रिड्यूस किया, तो फिर अपन 2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक स्टेबलाइज है, ये वाला रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं होता,
ये मैंने आपको बता रखा है कि भाई इनमें से ये एक ही रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा, बाकी दोनों रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, तो ये बना, तो मैं ऐसे कर सकता। इवन अपन अगर मतलब इसमें आप 2 मोल्स H2 और ऑब्वियसली बात है NiH2 लिखना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसे Ni कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये। अगर मुझे सारे डबल बॉन्ड यूज करने हैं तो आपको हीट करना पड़ेगा, तो सारे डबल बॉन्ड। इवन थोड़ा सा अपन इस बात को ध्यान रखेंगे डी में कि अगर मुझे 3 मेंबर रिंग है और इसको अगर NiH2 से हीट करता हूं तो फिर मुझे प्रोपेन मिल जाएगा, दैट विल बी द प्रोपेन। फिर ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये 3 मेंबर रिंग के पास, तो थोड़ा सा वैसे लग रहा था, मैंने कहा कोई मिथाइल ग्रुप ना हो जाए। ये 3 मेंबर रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर मैं इसको सिर्फ हीट भी करूंगा ना तो भी ऐसे बना देगा, तो अनस्टेबल होने की वजह से। तो 3 मेंबर रिंग को अपन ऐसे हीट करके बना सकता है, सिर्फ 3 मेंबर रिंग, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। और अपन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे कैटालिटिक, तो ये रिड्यूस होकर प्रोपेन बना देगा, तो प्रोपेन। ये आपका रिडक्शन है फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एल्कीन्स में। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, एल्कीन्स का रिडक्शन। अब एल्काइंस के रिडक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब रिडक्शन ऑफ एल्काइंस में अपन लिखेंगे, जैसे अगर मेरे पास, मैं पहले एक एल्काइन ले लेता हूँ और उसमें अपन कंसेप्ट बनाते हैं। ये मेरे पास एक एल्काइन जैसे ले लेते हैं, इसको मैं रिड्यूस करूंगा, एल्काइंस को अपन रिड्यूस करते हैं। तो एल्काइंस की रिडक्शन में व्हाट विल डू, रिडक्शन ऑफ एल्काइन, पिछले वाला पेज दो। वैसे यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं इसके अलावा, बी के अलावा, बाकी तो ये धीरे 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 काफी सारी चीजें तुमको पता चल जाएगी। यहाँ कुछ ज्यादा बताया नहीं। एक ही बढ़िया चीज है कि एरोमेटिक रिंग को विदाउट हीटिंग रिड्यूस नहीं करेंगे। उससे अच्छा तो वो सेंटेंस था कि ऑक्लूजन प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। चल दूसरे पेज पे देखते हैं। इस पेज से अपन को एक या दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने, इस पेज से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर अपन इसको रिएक्ट करवाते हैं NiH2 से या प्लैटिनम H2 से या पैलेडियम H2, एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिख देता तो भी चलता है, मतलब तीनों में से कोई भी ले लो, आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद लिंडर्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट या फिर रोजनमंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट या फिर P2 कैटलिस्ट, ये विल्किंसन कैटलिस्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। तो इन सभी केसेस में मुझे सिज एल्कीन है, सिज एल्कीन है, एल्केन नहीं दिया, सिज एल्कीन। और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता विथ मेटल इन लिक्विड अमोनिया, मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड NH3। तो मेटल में बस ये है कि जो मेटल होंगे वो लिथियम, सोडियम या पोटेशियम होने चाहिए, इन तीन में से कोई एक होगा, तो मुझे मिलेगा ट्रांस एल्कीन।
मुझे यहाँ पर सिजल की मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिख सकता हूँ वो प्रोडक्ट होगा लाइक दिस, दैट इज सिजल की, वी नो दैट। अपन को पता है व्हाट इज सिजल की, व्हाट इज ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेटिंग होता है, दिस इज द ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये अपने पास मतलब आप ये तो रोजनमेंट कैटलिस्ट है, MUND है, मैं थोड़ा सा उसको वैसे कर देता हूँ, रोजनमेंट कैटलिस्ट और करके लिखा हुआ है, रोजनमेंट कैटलिस्ट। इसमें NiH2 अगर 1 मोल लिखते तो उसे जल्किन लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 मोल लिखो, H2 1 मोल है तो उसे जल्किन में सिन एडिशन होता है क्योंकि। अब इसमें अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन को लिखना है, अब भाई देखो मतलब ऐसे नहीं करना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पढ़ाना तो दो। जब पेज अगर मैं कहूंगा कि दूसरी तरफ जा रहा हूं तो आप बोलो कि मतलब ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, वेट तो करो। अब मुझे लगता है पता नहीं कुछ बढ़िया चीज पूछ रही हो और उसमें लिखा होता है ये क्या है सर, अरे तो बताने तो दे ना, वेट तो कर। अब उसमें भी कहेंगे ओके सर। उसमें मुझे लगता है कुछ पूछा, उसमें भी लिखा है ओके सर, वो लिखने की जरूरत नहीं यार, ओके थैंक यू ये वो छोड़ो ना, अपन काम की बात करते हैं। क्योंकि फिर मुझे ये लगता है कुछ पूछा है तुमने, अच्छा तो गड़बड़ हो जाता है फिर। ठीक है ना, इस आप उसमें भी लिख दिया होगा ओके सर। अच्छा देख अब काफी हो गया। लिंडोज कैटलिस्ट होता है पैलेडियम प्लस CaC होता है, obvious सी बात है, H2 तो हो गई होगी, एंड पॉइजन विद लेड एसिटेट। इससे अपन उसे पॉइजन करेंगे। और रोजरमंड कैटलिस्ट होता है पैलेडियम विद BaSO, H2A होगा, एंड पॉइजन विद, या तो आप क्यूनोलिन ले लो या फिर सल्फर ले लो, या फिर क्यूनोलाइन। P2 कैटलिस्ट होता है निकल बोराइड, और विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, किसी ने पूछा था लास्ट टाइम शायद मैंने उसको बताया था, PH3 P होल थ्राइस RH Cl, दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट। सल्फर अपन सबको पता है, क्यूनोलाइन कोई स्ट्रक्चर पूछने वाला तो है नहीं, क्यूनोलाइन क्या होता है सर, पूछेंगे तो बता देंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंट क्यूनोलाइन, दैट इज इनर्ट सॉल्वेंट। मेटल एंड लिक्विड अपन को पता है क्या होता है। अब जितने भी रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस डी ब्लॉक एलिमेंट से होते हैं ना, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रेजेंस में होगा, so we use their surface to carry out the reaction, to carry out the reaction। मतलब जितना भी रिएक्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा होगा ना, तो तुरंत समझ जाओ कि उनके सरफेस पे अपन केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी। और अल्कली मेटल्स, even alkaline earth metal,
जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शंस। मैंने आपको एक बढ़िया सा जनरलाइज करके लिखा हुआ है, कितना भी कैटलिस्ट लिखे हम, alkali metals, alkaline earth metal, copper and zinc, they are source of electron in the reaction always। मतलब वो अपन को इलेक्ट्रॉन देंगे, अपन इलेक्ट्रॉन से आगे रिएक्शन करेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कभी यूज किया है तो अपन को पता है कि हम उनके सरफेस पर रिएक्शन करने वाले हैं, उनके सरफेस पे बाकी केमिकल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन रिडक्शन कर लेते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो रिडक्शन होता कैसे है वो देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप इसमें आराम से बता सकते हैं, वी यूज द सरफेस टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा होगा, देखो ना, इधर भी डी ब्लॉक है, 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 इधर डी ब्लॉक नहीं है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन के सोर्स से रिएक्शन हुआ होगा। ये सब सरफेस यूज है इनके टू कैरी आउट। अब अगर मान लो अपन ने लिखा हुआ है, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ रिएक्शन कैसे। अब जैसे ये रिएक्शन है तो अपन देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। मैंने ना निकल का बॉक्स ले लिया है, निकल सरफेस ले लिया, एक बॉक्स ले लेंगे अपन, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शंस है। ये हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, और जो भी ऐसे नए सेंटेंस आएंगे ना जो अपन लिखते हैं, इन सेंटेंस को हमेशा अच्छे से बिल्कुल सब उनको वो करके रखना, क्योंकि उन्हीं से ही अपन केमिकल रिएक्शन बनाएंगे ना अपन सारे कंसेप्ट्स। मेरे पास ये मेटल सरफेस है डी ब्लॉक एलिमेंट का। मुझे एक बात पता है अच्छे से, अगर मान लो मुझे कोई हाइड्रोजनेशन करेगा, मैं पहले एक बार ऐसे कर लेता। मैंने वैसे पहले पूछा है आपसे, आपको बताया भी है पहले। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन की अगर अपन बात करें तो मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 will give CH3 and CH3। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि अपन एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक ही स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद अपन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, विल गेट द रिएक्शन, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कॉन्टेक्ट्स। ये मैंने आपको ग्राफ बताया, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन कॉन्टेक्ट्स। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है। इस ग्राफ में आपको सब कुछ पता है क्या क्या होता है, मैंने आपको बता रखा। तो अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे पढ़ूंगा, इस ग्राफ को बताऊंगा अगर, तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे वो थोड़ा अच्छा बनाना था। तो अपन कहेंगे ये ग्राफ है अपने पास, यहाँ पर मतलब ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होता है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, अपन को पता है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपन इसको बोलते हैं। सो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपन को पता है, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब कुछ अच्छे से। एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। For all reaction, energy of active forward reaction is equal to energy of activation.
अब अगर मैं इसमें निकल ऐड करता हूँ H2, पहले निकल के बगैर था रिएक्शन, अब मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो भी प्रोसेस यही होगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। तो ये कैटलिस्ट है यहाँ पर। तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, तो अपन कहेंगे पहले क्या होगा, ये जो निकल होगा ये Na पहले हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड ब्रेक करके देगा अपन को, पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दैट इज अ सिग्मा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले अपन ने क्या किया, Na को H2 से निकल के एक कंटेनर में अपन ने हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर ऐड किया, और हाई प्रेशर पे फिर अपन ने ऐड किया तो ये ऐसे हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पर निकल कर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, नाउ ऐड एल्कीन। अब आप एल्कीन को ऐड करोगे, जब आप एल्कीन को ऐड करोगे तो ये जो हाइड्रोजन एटम है निकल सरफेस पे, ये एल्कीन के साथ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ये ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। तो फिर हाइड्रोजन क्या होगा, इसका रेडिकल और इसके पाई बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड होंगे। लेकिन इसमें तो अब दो स्टेप हो गए, ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। मतलब अब जो ग्राफ है वो ऐसे होगा, अब जो ग्राफ है वो ऐसे। इसका मतलब है कैटलिस्ट यूज करने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं होता, reaction follows the alternate path which has less energy of activation. Catalyst use, the reaction follows different path which has less energy of activation. पहले एक ही स्टेप में हो रहा था, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर पहले भी अगर अब बाद में भी अगर सिंगल स्टेप रहा होता तो अपन को ऐसे लगता कि अच्छा सिंगल स्टेप है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया भाई, मतलब कैटलिस्ट ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर दिया। उसने कम नहीं किया, उसका पाथ डिफरेंट था जिसमें कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज होता है अगर सिंगल स्टेप ही रहता, लेकिन ये तो डबल स्टेप बन जाता है जब अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये कैटलिस्ट का रूल क्या होता है, ये अपन को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके देता है सिग्मा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। पहले अपन को दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने पड़ रहे थे, अब मुझे एक स्टेप में पहले निकल ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, बाद में अपन इसमें एल्कीन डाल देंगे तो ये सेकंड स्टेप फास्ट हो जाएगा। सो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, इट डिक्रीजेस, it will follows that path which has less energy of activation, so the rate of reaction increases. और जिन रिएक्शन में इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट, पहले क्या करेंगे, निकल कंटेनर में H2 ऐड करेंगे, उसके बाद एल्कीन ऐड करेंगे, उसके बाद रिएक्शन, सो वी गेट द रिएक्शन। तो वी गॉट द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो मैं वापस अपने पिछले पेज पे जा रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और अभी भी बताया, और इसमें इट फॉलोज द रिएक्शन फॉलोज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, follows zero order kinetics। ये मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताऊंगा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में ये फिर आएगा, अब उतना डिटेल में उधर नहीं बताऊंगा। तो ये वाला ग्राफ जो होगा, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ये हो जाएगा सेकंड स्टेप के लिए, व्हेन द कैटलिस्ट इज यूज्ड। ये 1 था जो कि ज्यादा था, अब ये 2 हो गया।
सो द रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं आपको ये काइनेटिक वाला पार्ट जो है वो सरफेस केमिस्ट्री में बताऊंगा, उसमें सारे ही कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो अपन वापस उस पेज पे जा रहे हैं। ये वाला पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस ये सेंटेंस नहीं लिखा हो, बाकी मैंने आपको पहले भी पूछा होगा, वो हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ाया होगा। तो वापस अब इधर क्या होगा, वी नो दैट हम इसमें पहले हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन विल बी एब्सॉर्ब इन फॉर्म ऑफ रेडिकल्स। तो ये निकल का काम ही, यही मेटल सरफेस का काम ही होता है कि वो हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं। और उसके बाद अपन इसमें एल्कीन ऐड करते हैं। जब अपन एल्कीन ऐड करेंगे ना, तो इसमें मुझे एक बात पता है कि देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। अगर 2 पाई बॉन्ड है एंड बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर, तो इसका मतलब है इसमें जो हाइड्रोजन के एडिशन की प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें दोनों पाई बॉन्ड ऐसे भी हैं और पाई बॉन्ड ऐसे भी है, मतलब 2 प्लेन में है ना पाई बॉन्ड, तो किसी भी प्लेन से अप्रोच कर लो, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड, जिस प्लेन में पाई बॉन्ड होगा, ये जो एडिशन है वो पाई बॉन्ड में ही तो होने वाले हैं। तो अपन कहेंगे इसमें जो एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन कार्बन में, ये तो एक पाई बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड अपन ब्रेक करने वाले हैं, जिससे अपन ट्रांजिशन स्टेट बनाने वाले हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और मेरे पास ऐसे ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए एक ही तरफ से। इसलिए अपन ने कहा कि भाई इसमें तो सिन एडिशन होता है। एड्सॉर्प्शन अगर ऐसे होगा, इसके बाद डी एड्सॉर्प्शन होगा, डी एड्सॉर्प्शन होगा, तो विल गेट द 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब क्या होगा, अगर इसमें मैं फर्दर ऐड करूंगा, मतलब अगर मुझे फर्दर इसमें एडिशन करना है, ये फिर निकल सरफेस है क्योंकि ये भी एल्कीन है, ये गॉट एल्कीन, तो यहाँ पर एल्कीन अपन को गिवन है, ये एल्काइंस था और ये एल्कीन। तो इसमें क्या होगा, जब अपन वापस ऐड करेंगे, अब इसमें भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इसको ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, वहां एक ही पाई बॉन्ड, वहां पर एक ही पाई बॉन्ड, पहले 2 पाई बॉन्ड थे, अब एक ही पाई बॉन्ड, ये वाला। अब होगा क्या, हमें इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में इन पाई बॉन्ड के थ्रू ही अप्रोच होने चाहिए, ताकि मैं उसको सैचुरेशन में कन्वर्ट कर पाऊं। इसका मतलब है, हमें एक बात पता है, पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, उन सबको पता है। अगर मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर प्लेन से अप्रोच करेंगे तो एडिशन नहीं होगा। इसका मतलब है इनको जो अप्रोच करना पड़ेगा, इसको पाई बॉन्ड को, दैट शुड बी व्हाट, फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, तभी ये एडिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब अब इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब भाई, अगर इसके प्लेन से, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था तो वहां पर 2, ये एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड इससे 90 डिग्री पे है। The 2 pi bonds in a triple bond are 90 डिग्री टू each other। अगर ये px से बना है तो ये py से बना होगा। सिग्मा बॉन्ड हम pz से बनाते हैं जनरली। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन सबको बताया कि अपन सिग्मा बॉन्ड हमेशा z से बनाते हैं, जब तक आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मुझे बताते नहीं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस नहीं बताया तो हमेशा z एक्सेस होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें मतलब अब इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आ गया। इसका मतलब है कि इसमें रिडक्शन थोड़ा मुश्किल होगा इससे, इसमें रिडक्शन थोड़ा मुश्किल होगा इससे, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आ रहा है। तो अपन कहेंगे ये तो आपने पहले लिखवाया हुआ है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। ये तो आपने मुझे बताया, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन।
ये तो आपने पहले मुझे बता रखा कि एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से, लेकिन हाइड्रोजनेशन में एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है एल्कीन से। द रीजन इज बिकॉज एल्काइंस में दो ट्रिपल बॉन्ड है, सो हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन किसी भी एंगल से हो सकता है, किसी उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, सो हाइड्रोजन को अप्रोच उसी प्लेन से करना पड़ेगा जिस प्लेन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब इनका रिडक्शन थोड़ा मुश्किल है इनके कंपैरिजन। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई कुछ बोल रहा है भाई, म्यूट कर लो अपने आप को, है ना। खाना वाना खाना है तो खाते रहना, लेकिन म्यूट कर लो। हाँ, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका रिडक्शन मुश्किल है। अब आपने क्या किया, ये पॉइजनिंग कैटलिस्ट का मतलब होता है जब अपन कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो जनरली अपन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट अपन रिज्यूम करते हैं जिनसे रेट बढ़ता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो कम भी हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, उनको अपन कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है कि अपन जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसको पॉइजन कर रहे हैं। तो भाई जैसे निकल का सरफेस है, अब इसी पे तो हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होना है, अब उस पर लेड एसिटेट डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, इसके सरफेस एरिया को कवर करेगा, और लेड एसिटेट उस हाइड्रोजन को लेड भी एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर लेड एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन और सरफेस एरिया भी कम कर दिया आपने, तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, तो रिडक्शन होगा कैसे। तो अपन ने कहा देखो, एल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करना तो आसान है, लेकिन एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है। एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट करना मुश्किल है। रीजन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो भाई एल्कीन को एल्काइंस में कन्वर्ट करना तो आसान है, लेकिन एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो अपन ऐड कर लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। लेकिन अगर अपन पॉइजन कर दें कैटलिस्ट को यहाँ पर, तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि पॉइजन करने का मतलब है कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट बना दिया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ा दिया। अगर किसी रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन टू कैरी आउट दिस रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी। और एक्स्ट्रा एनर्जी अगर ज्यादा देनी पड़ी तो लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज द रूल ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब जब भी मुझे कोई नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल पूछेगा, ये सारे लिखे तो नेगेटिव कैटलिस्ट बता दूंगा। लिंडस कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट है, रोजनमैन कैटलिस्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन्स एंड एल्कीन्स टू एल्कीन, बता दूंगा। तो अपन बता देंगे इसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन भी अपन को कैसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कहूंगा मैं, चलो मेरी मर्जी, मैं ऐसे डाल दूंगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसे कर देंगे। देखो कायरल सेंटर जनरेट हो गया ना, कायरल सेंटर जनरेट। मैं तुमसे प्रोडक्ट पूछ सकता हूँ, कितने प्रोडक्ट है। तो अपन को ये तो आनी चाहिए ना ज्योमेट्री, कि अच्छा कौन कहाँ है। ये सिस बना, इसका मतलब ऐसे था, शुरू में आपने ऐसे बनाया, इसका मतलब इनकी ज्योमेट्री थोड़ी चेंज होगी, इनकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी। अब ऐसे भी बना सकता हूँ, तो बॉटम साइड से अगर ऐड हो सकता है तो टॉप साइड से भी हो सकता है, तो मैं ऐसे भी बनाऊँ। तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही पूछेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। अब अपन कहेंगे इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है, पीजो कंपाउंड।
दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे अपन से, और भी टाइप के क्वेश्चंस, अभी तो शुरुआत है, अपन देखेंगे बाद में और क्या क्या पूछ सकते हैं अपन से। एक बार रिडक्शन चेक कर लें अपन कि ये रिडक्शन ऐसा क्यों। तो जब भी अपन कोई रिएक्शन ना डी ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे ना, तो अपन उनके सरफेस को यूज करते हैं। अपन उनके सरफेस को यूज करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो अपन ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाया, फिर एक ही तरफ से हाइड्रोजन दोनों ऐड होंगे, इसमें भी एक ही तरफ से ऐड होंगे, तो बिल्कुल पता। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, इसमें सिस ऐड हुआ, इसमें ट्रांस क्यों ऐड हुआ? मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, बिकॉज यहाँ तो सरफेस का रिएक्शन हुआ। दीज मेटल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन क्या कहेंगे, दीज मेटल्स, मैं दूसरे पेज पे चलता है, दूसरे पेज पे लेके चलता। सो इफ दीज मेटल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, मेरे पास ऐसे क्यों बने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब मुझे एक बात पता है, जैसे ही मुझे सोडियम दिखेगा ना, सोडियम इन लिक्विड है, अपन को पता है कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम इन वाटर। वाटर से तो सोडियम रिएक्ट करेगा, बट लिक्विड अमोनिया में सोडियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन है व्हिच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ब्लू कलर आता है ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ब्लॉक में पढ़ा है, अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। सो अगर अपन लिखेंगे मेरे पास सोडियम है, देखते ही मुझे पता चल गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या करें, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, they have high electron affinity because they are electronegative. If they are electronegative, they will attract the electrons. वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूँ। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई, अब मुझे इलेक्ट्रॉन दोनों एडजेसेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहिए, वो काफी रिपेल होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन इलेक्ट्रॉन को ना एंटी पोजीशन पे रख दूंगा। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रख दूंगा ताकि इनमें रिपल्शन कम हो। और इस पे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पे एक तरीके से नेगेटिव चार्ज लेके आया, हाँ तो ये नेगेटिव चार्ज है, अमोनिया से अपन एडिशन कर देते हैं। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज अगर मेरे पास R नेगेटिव है तो ये किसी से भी प्रोटॉन ले सकता है दोस्त। तो दिस इज नथिंग बट R नेगेटिव, तो मैं इसमें प्रोटॉन दे दूंगा, ये लो भाई दे दिया। डबल बॉन्ड C, ये लोन एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये CH3 है। फिर सोडियम से दे दो एक इलेक्ट्रॉन उसमें, तो फिर नेगेटिव चार्ज बन गया आपके पास, फिर नेगेटिव चार्ज बन गया, प्रोटॉन ऐड कर लो। अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ बना, बताते हैं अपन को, अपोजिट एंड पे, उसमें प्रोटॉन डाल दो। उसमें प्रोटॉन डालूंगा तो दोनों हाइड्रोजन जो बने ना वो अपोजिट एंड पे। अच्छा अच्छा, अपोजिट एंड पे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा था ना, मुझे नेगेटिव चार्ज और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को अपोजिट 180 डिग्री पे रखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर दोनों एक ही तरफ होंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो मेरे पास अब ये प्रोटॉन ही लिख देता हूं, ठीक है। ये अच्छा क्यों, इधर सी उस तरह है, इधर अच्छा, लो भाई है ना। That is how it is forming a trans alkene। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो बनने चाहिए वो अपोजिट एंड पे होने चाहिए, वरना रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। बाकी तो आपने अमोनिया से प्रोटॉन ऐड किया, दैट्स ऑल, दैट इज हाउ। तो अब जो क्वेश्चंस अपन से पूछेंगे तो एक तो ऐसे हो जाएगा, मान लो मेरे पास मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है, मेरे पास ऐसे इसी को ले लेता हूँ, और मैंने आपको रिएक्ट करवाया इससे, सपोज एक बार मैंने इसको रिएक्ट करवाया, पैलेडियम भी है P2 कैटलिस्ट, I got A। फिर मैंने इसको रिएक्ट करवाया Br2 CCl।
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और एक बार मैंने इसको क्रिएट करवाया, लिथियम लिक्विड प्रोडक्ट बी, इसको मैंने Br2CCl नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। What can be the number of products? तो पहले अपन कहेंगे ए जो होगा वो सिजल, और बी जो होगा वो ट्रांसल। Br2 जो ऐड होगा ना CCl4 के साथ, Br2 हैज एंटी एडिशन। मैंने आपको लिखा बताया, मेरे पास सिज है, एंटी एडिशन होगा तो इसमें मिक्सचर बनेगा। इट शोज एंटी एडिशन। मेरे पास ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन शो करेगा, मीजो बनेगा। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज अ मीजो प्रोडक्ट ऑप्टिकली नहीं। और इसमें रेसमाइजेशन होगा। तो अगर रेसमाइजेशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? रेसमाइजेशन हुआ तो दोनों ही इनेंशियोमर्स है ना एक दूसरे के, रेसमाइजेशन एक आर बनेगा, दूसरा एसएस बनेगा। और इसमें आरएस बस। तो इस टाइप से मतलब वो क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं हाइड्रोजनेशन से शुरुआत में। D2 भी अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे ये बनाने के बाद अब Br2 की जगह D2 लिख लो, वो मैंने बताया आपको लास्ट में, इस पेज में बताया ना। यहाँ सीजर ट्रांस बना के आपसे D2 पूछ लेते हैं, ट्रांस एल्कीन बना के मैं D2 ऐड करके पूछ सकता है। So this is reduction of alkynes. Reduction of alkynes or alkenes. Reduction of alkynes. Read the next question. Next sheet. Alkenes का reduction. अभी alkenes का और reduction है. Next. There is the third one. It is for Birch reduction. Sodium and liquid. The catalyst used is sodium and liquid. Is sodium and liquid. अभी भी लूँ कि अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लिखूंगा, नो रिएक्शन। अभी तो आपने सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया बनाया है, एल्कीन बनाया, अभी एल्कीन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो?
एल्काइन होता तो रिड्यूस कर देता मैं, एल्काइन होता तो मैं रिड्यूस कर देता सोडियम। अपन को पता है ट्रांसएल्कीन बना, ट्रांसएल्कीन बनाते हैं। अभी सोडियम में लिक्विड अमोनिया जो होता है mainly the reduction for of conjugated alkenes। अगर conjugated alkene है तो रिड्यूस होगा, ठीक है, करके दिखा मेरे पास ऐसे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। अगर मैं इसको सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करूंगा, I'll get like this. So is the product of the reaction. अपन कहेंगे कि देख भाई, हमें एक बात तो पता था कि सोडियम इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये अपन को पता था। अल्कली मेटल है तो इलेक्ट्रॉन, वो पूरी केमिस्ट्री में ये चलता है, चाहे फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, बिकॉज दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे, अब अपने पास चॉइस है, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2। किसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये अपन ने देखा हुआ है। तो किस पे अटैक करें कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल बने, तो अपन कहेंगे यही अटैक करें, इस पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इससे ज्यादा स्टेबल कहीं और अटैक करके नहीं मिलेगा। वो कैसे, एलाइलिक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अपन कहेंगे इन दोनों में तो रिपल्शन होता है, तभी तो अपन ने यहाँ पर अल्कीन को रिड्यूस नहीं किया था। अब तो इसमें डीलोकलाइजेशन है, इसलिए तो रिड्यूस डीलोकलाइज करना, इसमें डीलोकलाइज करूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, इधर बना देते हैं। तो अपन इसको ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर CH बनाते हैं डबल बॉन्ड और CH लिखते हैं और CH2 रेडी करते हैं। इसमें प्रोटॉन डालो लिक्विड अमोनिया से, प्रोटॉन ऐड करेंगे तो विल गेट दैट CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडी करो। अब आपको पता है क्या करना है। फिर सोडियम से, फिर नेगेटिव चार्ज और फिर अमोनिया के साथ, देयर इज अदर रिएक्शन। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब आप ये बताओ कि ये तो सिमेट्रिक में आपने बता दिया कि मुझे ये चूज करना है फर्स्ट स्टेप में कि एनाइन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं क्या करूं, और मैं इसको लिखूंगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लेकिन मैंने अमोनिया को ऐसे लिखा। अब मुझे साफ साफ दिखेगा कि कौन सा प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, क्योंकि अब आप डी लिखोगे ना प्रोटॉन की जगह। तो अपन क्या करेंगे भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये तो हमको पता है, अब चेक करते हैं कि ज्यादा स्टेबल एनाइन कहाँ बनेगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ अटैक करूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, बस अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ अटैक करता हूँ, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर इधर, अगर मैं यहाँ अटैक करता हूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर इधर बनेगा, बेटर तो यही है कि इसी पे अटैक करना,
क्योंकि अगर मैं उधर अटैक करवाता हूँ इधर, तो मेरे पास ऐसे एनाइन बन रहा है डीलोकलाइज होने के बाद, डीलोकलाइज होने के बाद। और जबकि अगर मैं इसको यहाँ अटैक करूँ तो यहाँ आएगा और ये डीलोकलाइज हो गया, तो मेरे पास ऐसे बन रहा है। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। एनाइन 1 डिग्री बना, जबकि अपन को पता है 1 डिग्री एनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। एनाइन की स्टेबिलिटी अपन को पता है, एनाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 2 डिग्री से। और यहाँ रेडिकल 1 डिग्री बन रहा था, जबकि यहाँ रेडिकल 2 डिग्री बन रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन। तो बेस्ट तो यही है कि यहाँ अटैक करवा। तो अपन कहेंगे क्या फर्क पड़ता है सर, दोनों जगह प्रोटॉन तो वहीं ऐड करना है, चाहे एक इधर ऐड करोगे एक इधर ऐड करोगे, तो आपको पता तो जहाँ रेडिकल बनता है नेगेटिव चार्ज बनता है वहीं तो ऐड करते हो। क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से किसी कोई भी मैकेनिज्म हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, चाहे ये करो चाहे ये करो। नहीं, अपन को आना चाहिए कि क्या करना है, मुझे पहला स्टेप चूज करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। अब बनाओ प्रोडक्ट इसमें केस में सेम है, लेकिन मुझे स्टेप चूज करना आना चाहिए कि मुझे कैसे शुरुआत करनी है। भाई इधर तुक्का लग सकता है, आगे ना लगा तो फिर अपन फंस जाएंगे। तो दिस इज मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो अपन कहेंगे ठीक है, प्रोडक्ट तो मैं बना ही देता हूँ, एक बार डी इधर लिखूंगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, एक बार डी इधर लिखूंगा। अब मैंने प्रोडक्ट ही बना दिया, आपको पता है मुझे क्या करना था। इधर पहले आप डी ऐड करोगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करके फिर डी ऐड कर दोगे, वो प्रोडक्ट। दैट इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ठीक है। तो अपन को डाइन चाहिए ना, चलो फिर डाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाइन बहुत सारा दे देता हूँ, तो अपन कहेंगे ये हटा दूंगा, या नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको बना रहे तो अपन को फर्क नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब अपन क्या करेंगे, मान लो अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, क्योंकि अब अपन को मैकेनिज्म पता है। चलो अपन को तो डाइन से मतलब है, एरोमेटिक रिंग में भी ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा ना। अगर इसको सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लिखा मैंने, तो मैं ऐसे बना दूंगा। तो अपन कहेंगे सभी बनाया कैसे आपने, ये तो बताओ। इसको D3 लिख दें, D3 लिख लेते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर अटैक हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो आपने पहले ऐसे बनाया। एक और बना लेता हूँ थोड़ा सा मैकेनिज्म, बेंजीन का अपन एक ही कर रहे हैं ना, तो इसमें पहले थोड़ा बनाते हैं, बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपन कहेंगे क्या, एक डबल बॉन्ड आपने यहाँ बनाया था, एक यहाँ, एक रेडिकल बनाया और एक नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज कर दो ताकि इनका रिपल्शन कम हो जाए, इसलिए तो एडिशन हो रहा है। तो अपन देंगे मेरे पास ऐसे बन जाएगा, एक रेडिकल इधर बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर भी बॉन्ड बन गया और इधर नेगेटिव चार्ज। अब आप यहाँ पर ऐड कर दोगे डी को, एंड डिक्रीज एंड सोडियम, तो अपन इधर फिर से वापस वो कर लेंगे, ये बन गया। इधर एक डी लिखोगे बाद में, पहले इधर भी लिख लोगे, फिर बाद में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके सोडियम से फिर इधर भी लिख लोगे। अगर मेरे पास ऐसे है, अगर मेरे पास ऐसे है और फिर आपने कहा इसमें एडिशन करना, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम कहेंगे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब आपने मुझसे कहा था कि एनाइन ऐसे बनाओ कि ज्यादा स्टेबल हो, तो अब अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं तो कहूंगा कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। एनाइन तो बनता ही है, तो मैं तो ऐसे चूज करूंगा कि एनाइन इस तो बन जाए। तो क्या करें, कहेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना सोडियम का,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ अटैक करवा, इस इलेक्ट्रॉन को ना आप यहाँ अटैक, यहाँ अटैक करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो अपन सीधा डीलोकलाइज करके बना देते। देखो मैंने डायरेक्टली बना दिया, ये डीलोकलाइज करना ना, पहले आप यहाँ अटैक करवा के यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाते, फिर यहाँ बॉन्ड बना के इसको यहाँ ले जाते, दूर दूर रहता ना वो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, जैसे आप यहाँ दूर दूर करते ना, भाई पहले आपने यहाँ अटैक करवाया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों आप यहाँ लेके आ गए, और बाद में फिर क्या किया आपने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इनमें रिपल्शन होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन से आपने यहाँ दूर लेके आ गए। तो अपन यहाँ अटैक करवाते हैं ताकि ये सीधा नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाए, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना ना वो ऐसा, यहाँ रेडिकल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और अपन को पता है अगर वहां नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, चलो डी से ऐड कर लो, सीधा रिएक्शन NO2 होगा, इधर भी डी है और इधर भी डी है, तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ ऐसे होगा तो क्या, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ नहीं बनाऊंगा आप नेगेटिव चार्ज, वहां रिपल्शन होगा, एडजेसेंट एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा, तो अपन कहेंगे अब जो मर्जी चाहे करो, इधर नेगेटिव चार्ज नहीं बनना चाहिए, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये अटैक हुआ, ऐसे बना दूं। तो अपन कहेंगे अगर आप इधर अटैक करवाओगे तो भी ठीक है क्या, अपन कहेंगे इधर भी अटैक ठीक नहीं है, पता क्यों, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो अपन कहेंगे और एक और अच्छी पॉसिबिलिटी है, पता अगर इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना तो इधर भी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को इधर अटैक करवाऊं तो इधर नेगेटिव चार्ज कभी नहीं आएगा, देखो जरा, ये अपन गलत हो गया, मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जहां अपन अटैक कर रहे थे वहां से नेगेटिव चार्ज इस पे बाद में डिन्यूक्लियस करके आ सकता था, भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो यहाँ भी आ सकता है ना ऑल्टरनेट एटम पे, और अगर इसी को आप यहाँ अटैक करोगे तो उस कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा और रेडिकल यहाँ बनेगा, CH3 यहाँ पर है, वो CH3 यहाँ पर है, इसमें कभी नेगेटिव चार्ज वहां नहीं कर पाएगा, लो भाई हो गया, NB3 NH3 है तो प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो अब देखो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया, मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करेंगे और कंसेप्ट भी चेक करेंगे और आंसर चेक करेंगे अपन कि अपना आंसर आ रहा कि नहीं, हाँ इसलिए नहीं बनाया, मतलब OCH3 वाले कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो फिर वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एटम जिसके साइड वाले एटम पे लोन पेयर है, अपन वहां कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनाते, GOC में सीखा था, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, तुम अपने आप से चेक करना कि यार क्या बना सकते हैं, चलो देखिए, मतलब मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है थोड़ा सा, क्योंकि तभी सीखोगे धीरे धीरे, अगर मेरे पास एक ऐसे का,
तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। ये करके देखना है, बट आई विल गिव यू ओनली वन टू, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। 1 2 3 4 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं देता।
शुरू करेंगे। हमने एक बार मतलब देखो, तुमने ट्राई किया, माय एक्सपेक्टेशन इज नॉट दैट कि आप बिल्कुल 100% सही बताओ सारी चीजें, लेकिन आना चाहिए कंसेप्चुअल। देखो ये विड्रॉइंग ग्रुप था, आपको पता था, और आपने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अटैक करवाया। तो यहाँ पर अटैक करवाया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये लाके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो फिर अपन ने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया, यू नो दैट यहाँ पर CH होता है, तो अपन ने एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर लिया, फिर इसका प्रोडक्ट होता है। इसमें अपन ने कहा अगर इधर आएगा तो डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब और डीलोकलाइजेशन मिलेगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहीं अटैक करवाएंगे सो दैट कि अपन को यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आए तो और डीलोकलाइजेशन मिल पाएगा। तो अपन एडिशन तो यहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर फर्दर कॉन्जुगेशन मिल सकता है तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले अपन नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों बनाना, नेगेटिव चार्ज तो अपन ऊपर बना रहे थे वहाँ पर, भाई वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जहाँ बनना चाहिए वो दे दें अपन। भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो अपन ने यहाँ बना था तो इधर बना के इधर बना दिया, ये नेगेटिव चार्ज। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर ये भी तो डीलोकलाइज है, जबकि ये 3 डिग्री है और यहाँ पर क्या बनता 1 डिग्री, वो तो ज्यादा स्टेबल होता, तब तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मैं तो इसको और डीलोकलाइज करूंगा अगर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो। मैं इसको ऐसे डीलोकलाइज करके इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख देता। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड करता, एक प्रोटॉन वहां ऐड करता, तो मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाता। तो एक प्रोटॉन यहाँ ऐड किया, एक प्रोटॉन यहाँ ऐड किया, मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया CH और CH3। अब मैं कहता ये दोनों और कॉन्जुगेशन में भी, ये भी कॉन्जुगेशन में इसके साथ या फिर ये कॉन्जुगेशन में इसके साथ, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर अभी दोनों में से किसी एक को रिड्यूस और करता। यहाँ अटैक करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो एनाइन तो मैं चाहूंगा कि वो मतलब यहाँ अटैक करो, तो यहाँ डिलोकलाइज होकर यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ डिलोकलाइज होकर यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है, मतलब सभी जगह 2 डिग्री बन रहा है। यहाँ लेकिन प्लस इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए अपन को यहाँ 2 डिग्री बनाना ज्यादा जरूरी होगा। तो अगर वहां 2 डिग्री बनाऊंगा तो फिर तो सर ये बनेगा, यहाँ रेडिकल बनाता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आपने एनाइन बनाया और यहाँ CH3, तो अब मेरे पास प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन मतलब आप यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करने वाले और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करने वाले, मतलब आप दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करके फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मैं चाहता था डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बना है। अब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएंगे तो ये फिर भी रिड्यूस होंगे, अगर ये भी रिड्यूस होंगे तब तो एक ही बॉन्ड बचा हुआ है अपने पास, तब तो एक ही बॉन्ड बचेगा। तो अगर अपन, अच्छा तुम चाहते हो कि यहाँ अटैक करें, हाँ यहाँ अटैक करोगे तो भी अपन ऐसे बनाएंगे ना, इधर डबल बॉन्ड बनेगा और इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, लेकिन ये 2 डिग्री ना इधर से प्लस इफेक्ट भी करता है, इधर बाहर की तरफ होगा, इसलिए मैंने कहा ये तो अभी भी कॉन्जुगेशन, तो सभी जगह कॉन्जुगेशन आ रहा था, मैंने इसलिए वहां बना दिया, इसको अपन को कल कर सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूएंट चेन पे अगर इधर वाले पे अटैक करोगे ना, तो इधर डबल बॉन्ड बनाओगे, इधर नेगेटिव चार्ज बनाओगे, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका प्लस इफेक्ट भी होगा, इसलिए मैं वहां नहीं बना रहा। यहाँ भी बनाओगे तो भी ज्यादा इफेक्ट में चेंज नहीं है, लेकिन रिंग के अंदर होगा तो प्लस इफेक्ट होगा, यहाँ इसका प्लस इफेक्ट होगा, लेकिन ये भी विड्रॉइंग इफेक्ट होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम वो इधर भी बनते हैं, इधर थोड़े दूर बनते, इधर थोड़े पास बने, ये भी पास है और ये भी पास है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अब ये बन गया अपने पास, अब ये बनेगा तो फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, अब फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो भाई फिर क्या कर सकते हैं, एक ही बॉन्ड बचा, फिर इसका रिएक्शन करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना, ये बना अपने पास, ये बना। अब इसमें देखो,
इसमें अपन क्या करेंगे, नो डाउट ये sp हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन तो इसी को देने वाला। तो पहले तो मैं ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने वाला, ये बनाने वाला। पहले तो मैं ये बनाने वाला। लास्ट स्टेप में तो अपन ने इसे किया ना, ये वाला लास्ट स्टेप। अब भाई इसमें तो अपन कहीं भी अटैक करो, आप क्या फर्क पड़ेगा भाई, रेडिकल यहाँ बनेगा और एनायन यहाँ बनेगा। तो अपन क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक किया, यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ रेडिकल बना दिया, लास्ट स्टेप। राइट, अब इसमें पहले अपन ने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में भी जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। अभी इसका भी प्रोडक्शन होगा, दो बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बीच में बॉन्ड बना दूंगा, इसको गायब कर दूंगा, हाइड्रोजन लिख दूंगा। दैट इज द प्रोडक्ट। जी वाले में रिएक्शन करूंगा तो फिर इट विल बी लाइक दिस, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट। बस, देयर इज नो रिडक्शन इन दिस, इसमें रिडक्शन नहीं। हाँ, टिल वी गेट द मीनिंग। अगर कॉन्जुगेशन में है तो तब तक आप रिएक्शन करते रहोगे, अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो आप तब तक करते रहोगे जब तक कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स ना, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ, इधर तो एसिड बेस रिएक्शन, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। अब एसिड बेस रिएक्शन है तो आगे रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट यही बनेगा बस। इसका प्रोडक्ट यही बनेगा बस। अब जो ये क्यों बना ना एच वाला, एच वाले में व्हाट इज हैपनिंग ना, अपने पास ऐसे भी बना एच वाला, एच वाला अपने पास ऐसे। और आपने वन इक्विवेलेंट दे रखा है, एफ वाले में पहले तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना रिड्यूस, क्योंकि एल्काइंस आर इजीली रिड्यूस्ड इन एल्कीन्स, तो कर दिया, दो एल्कीन बन गया। अब वो कॉन्जुगेशन में है तो रिड्यूस कर दो, इससे पहले वाला ये है, फिर तो उसके बाद ये लिखा तो बी वाला, बता दो। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें बस इतना ही रिएक्शन है। अब इस केस में अपने पास इलेक्ट्रॉन है और वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ ऐड करें, विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन टू ऐड दैट इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे ये वाला। इससे दोनों दो रिंग एरोमेटिक हो जाएंगे, कंप्लीटली एरोमेटिक, स्टेबलाइज्ड। ये भी एरोमेटिक है, इधर रेडिकल बनेगा, इधर लोन पेयर बनेगा और इधर एरोमेटिक रिंग बनेगी। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों एंड पे एच ऐड कर दूंगा। बाकी कहीं और ऐड करोगे तो दो रिंग एरोमेटिक नहीं बनेगा, तो पहले सिर्फ ये रिंग एरोमेटिक था, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। जो ट्रांस एनुलर बॉन्ड वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में बताएंगे। अब आपको दो रिंग एरोमेटिक बन गए, तो प्रोडक्ट बना दो, बाकी हाइड्रोजन ऐड करके आपको पता है कैसे। इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया, उधर भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दिस इज द
ये बर्च रिडक्शन, ये एल्कीन्स और एल्काइंस का रिडक्शन है। बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन, हाइड्रोकार्बन के बाद एल्काइल हैलाइड्स एंड द एराइल हैलाइड्स, वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा चलो भाई, धन्यवाद। बंद कर। उस दिन का रिकॉर्डिंग भेज तो दिया। शुभ रात्रि, धन्यवाद, आपने चेक किया, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा, सेव कर लिया।